इस साल बारिश नहीं हुई थी। रानो चिड़िया का छोटा सा खेत सूखकर पत्थर जैसा हो गया था। बुवाई का मौसम आ गया था, लेकिन रानो के पास बीज खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं था। माँ, अगर हमने आज बीज नहीं बोए तो इस साल हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो बेटा, मुझे चील साहूकार से कर्ज मांगना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रानो भारी मन से उड़ते हुए चील साहूकार की हवेली की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त हरिया तोता मिला। रानो को परेशान देखकर उसने उसे रोक लिया। रानो बहन, रुक जाइए। आप इस दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शालू, उज्जवल, रवि, लियन आचार्य, जैनब। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। रास्ते पर कहाँ जा रही हैं? आगे तो उस निर्दयी चील साहूकार का इलाका है। हरिया भाई, मेरे पास कोई चारा नहीं है। खेत सूख गया है और बीज के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे उससे कर्ज मांगना ही होगा। नहीं रानो बहन, ये गलती मत कीजिएगा। मैंने सुना है वो साहूकार पैसे नहीं बल्कि गरीबों की जान गिरवी रखवाता है। उसके ब्याज के दलदल में जो फंसा वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। हम सब मिलकर कुछ और इंतजाम कर लेंगे, पर वहाँ मत जाइए। आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन बच्चों की भूख मुझसे इंतजार नहीं करवा सकती। अगर मैंने आज जोखिम नहीं उठाया तो कल मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए। हरिया तोता समझ गया कि एक माँ की मजबूरी के आगे किसी की सलाह नहीं चलेगी। वो उदास होकर वहीं बैठा रहा और रानो डरते डरते चील साहूकार की बड़ी हवेली में पहुंची। वहां नोटों और अनाज की बोरियों के ढेर लगे थे। चील साहूकार अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था। कहो रानो, खाली हाथ आई हो या कुछ गिरवी रखने को लाई हो? बिना गिरवी रखे मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देता। साहूकार जी, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। बस मेरा छोटा सा खेत है, उसे रख लीजिए। उस बंजर जमीन की कोई कीमत नहीं है। मुझे कुछ और चाहिए। चील की नजर रानो के मजबूत पंखों पर पड़ी। मुझे तुम्हारे ये उड़ने वाले पंख गिरवी चाहिए। शर्त ये है कि जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं चुकाओगी तुम उड़ नहीं सकती। तुम्हें जमीन पर चलकर रेंग कर खेती करनी होगी। मंजूर है? क्या? अगर मैं उड़ूंगी नहीं तो पानी कैसे लाऊंगी? खेती कैसे करूंगी? तो फिर जाओ, अपने बच्चों को भूखा मारो। मजबूर रानो ने कोरे कागज पर अंगूठा लगा दिया। साहूकार ने रानो के पंखों पर एक काले रंग का धागा बांध दिया, जो उसकी गुलामी की निशानी थी। अब वो उड़ नहीं सकती थी। वहाँ कालू कौवा भी खड़ा था। अरे रानो बहन, मैंने तो अपनी जमीन के कागज दे दिए और पैसे ले लिए। अब मैं मजे से उड़कर खेती करूंगा और तुम जमीन पर कीड़ों की तरह रेंगना। अगले दिन रानो अपने खेत में काम करने आई। उसे आदत थी उड़कर एक कोने से दूसरे कोने जाने की, लेकिन आज उसे पैदल चलना पड़ रहा था। तपती धूप में नंगे पैर चलते हुए उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उफ, ये जमीन कितनी गर्म है। लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मेरे पंख बंधे हैं पर हौसला नहीं। खेत में पानी देने के लिए रानो को दूर नदी तक जाना था। कालू कौवा ऊपर से उड़कर बाल्टी भरकर लाता और मजे से डाल देता। रानो पीठ पर भारी मटका लादे पत्थरों और कांटों पर चलकर पानी ला रही थी। रास्ते में एक पत्थर से ठोकर खाकर रानो गिर पड़ी। उसके घुटने से खून बहने लगा। नहीं, अगर मैं गिर गई तो फसल प्यासी मर जाएगी। रात को रानो घर लौटी। उसके पैर सूजकर मोटे हो गए थे। बच्चे उसके पैरों पर हल्दी का लेप लगा रहे थे। माँ, आपके पैरों की हालत देखी नहीं जा रही। आप कल से खेत मत जाना। बेटा, किसान का पसीना और खून ही फसल को सोना बनाता है। थोड़ा दर्द सह लूंगी तो तुम लोग पेट भर खा सकोगे। रानो के पैरों के घाव इतने गहरे थे कि हल्दी से ठीक नहीं हो रहे थे। अगली सुबह काम पर जाने से पहले वो लंगड़ाते हुए संजीवनी पहाड़ी पर गई। वहाँ जंगल के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर वैद्य जी उल्लू रहते थे। अरे रानो बेटी,
ये क्या हालत बना ली है? तुम्हारे पंखों पर ये गुलामी का धागा किसने बांधा? वैद्य काका, ये मेरी मजबूरी है। मुझे बस कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरे पैर सुन्न हो जाएं और मुझे दर्द महसूस ना हो। मुझे अभी खेत जोतना है। बेटी, मैं दर्द तो कम कर दूंगा, लेकिन याद रखना, ये धागा सिर्फ तुम्हारे पंखों पर है, तुम्हारी हिम्मत पर नहीं। ये लेप लो, इससे तुम चल सकोगी। वैद्य जी ने रानो से पैसे नहीं लिए। रानो ने उन्हें प्रणाम किया और फिर से अपने संघर्ष की ओर चल पड़ी। दूसरी तरफ कालू कौवा पैसों के घमंड में चूर था। उसने मजदूर लगाए थे और खुद पेड़ की छांव में सो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी फसल में कीड़े लग गए हैं। अरे, अभी तो बहुत टाइम है। साहूकार का पैसा है, बाद में देख लेंगे। फसल कटने में कुछ ही दिन बाकी थे। पीपल की डाल पर बैठे मिठू तोता और बंटी कबूतर दोनों खेतों का नजारा देख रहे थे। बंटी, जरा उस कालू को देखो। दोपहर हो गई है और नवाबजादे अभी भी सो रहे हैं। उसे पता भी नहीं है कि उसके खेत में दीमक लग चुकी है। और वहां देखो मिट्ठू, रानो बेचारी उड़ नहीं सकती, फिर भी घिसट घिसट कर हर पौधे की देखभाल कर रही है। सच में भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। सही कहा। कालू के पास पंख है पर अक्ल नहीं, और रानो के पास पंख नहीं है पर हौसला बुलंद है। नतीजा तो अब साफ दिख रहा है। महीनों की मेहनत के बाद फसल कटने का समय आया। रानो के खेत में सुनहरा गेहूं लहलहा रहा था। हर दाना मोती जैसा चमक रहा था। रानो के पैरों के छाले अब उसकी जीत के निशान लग रहे थे। वहीं कालू के खेत में फसल काली पड़ चुकी थी। कीड़ों ने सब कुछ खा लिया था। हाय, ये क्या हो गया? मेरा खेत तो बर्बाद हो गया। रानो अपनी बैलगाड़ी में फसल लादकर बाजार लाई। उसकी फसल सबसे अच्छी थी, इसलिए उसे बहुत अच्छे दाम मिले। रानो ने नोटों की गड्डी संभाली। बच्चों, चलो, आज हमारे पंख आजाद होने का दिन आ गया है। रानो शान से साहूकार के पास गई और उसके मुंह पर पैसे रख दिए। लीजिए साहूकार जी, ये रहा आपका मूल और ये रहा ब्याज। अब मेरे पंखों से ये गुलामी का धागा खोल दीजिए। साहूकार को मजबूरी में धागा खोलना पड़ा। रानो ने महीनों बाद अपने पंख फैलाए और एक जोरदार उड़ान भरी। आहा, अपनी मेहनत की कमाई से मिली आज़ादी की हवा ही अलग है। जब रानो वापस लौट रही थी, उसने देखा कि चील, साहूकार के आदमी, कालू का खेत कब्जा रहे थे क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाया था। कालू सड़क पर रो रहा था। कालू भाई, मैंने अपने पंख गिरवी रखे थे, लेकिन जमीन बचा ली। तुमने आराम के लिए जमीन गिरवी रखी और सब कुछ खो दिया। इस कहानी से हम सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं।